आगे देखो 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 सर हिल रहा है, वायर हिल रहा है। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਭਾਈ। तो गई चल रही ऊपर तो बता आपके नजदीक के क्या लोग भाई। So let's have your topic Earth and its importance. Earth and its importance. So कुछ एक आपने इसमें अर्थ के बारे में चीजें लिखनी है। अर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या किसी भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ क्यों है, तो अर्थ के बारे में लिखिए। चढ़ गई It is a bright region, zone of a star or planets where habitable conditions, where habitable conditions. Earth is a bright or region or a zone of star or planets where habitable conditions for life habitable conditions for life are present. Habitable conditions for life are present. So अर्थ जो है एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है, या फिर ऐसा रीजन है, या फिर बेल्ट है जहाँ पे किसी भी स्टार या प्लैनेट के लिए हैबिटेबल कंडीशंस अवेलेबल रहती हैं, ताकि लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट रहे, यहाँ पे जीवन जो है वो उपस्थित रहे। अगली आगे को लिखिए। हैबिटेबल कंडीशंस, कौन कौन सी हैबिटेबल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं? हैबिटेबल कंडीशंस, तो कौन सी हैबिटेबल कंडीशंस है जिनके थ्रू कोई भी जो प्लैनेट है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? सो हैबिटेबल कंडीशन, इट इन्वॉल्व्स suitable temperature. It involves suitable temperature.
हैबिटेबल कंडीशन में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सुटेबल टेम्परेचर, मींस जहां पे फेवरेबल टेम्परेचर और जहां पे स्पीसीज को एग्जिस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत डाउन टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर जो है वो सुटेबल होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द बायोम। अगर आप डेजर्ट रीजन में हैं तो वहां पे अलग टेम्परेचर है, अगर आप किसी टुंड्रा रीजन में है तो वहां पे अलग टेम्परेचर की कंडीशन है। तो सुटेबल टेम्परेचर रेंज due to due to क्या कहते हैं, due to suitable amount of heat, due to suitable amount of heat, suitable amount of heat from the given star, suitable amount of heat from the given star bracket में sun, due to suitable amount of heat from the given star bracket में sun, which supports which atmosphere of the exoplanets, which supports atmosphere of the exoplanets, exoplanets, which supports the atmosphere of the exoplanets. And there is also a possibility of finding water in the liquid form. So हमने लिखा अर्थ एंड इट्स बॉडीज। अर्थ जो है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बेल्ट है जहां पे स्टार और प्लैनेट जो है उनके लिए हैबिटेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं और लाइफ प्रेजेंट रहती है यहाँ पे। हैबिटेबल कंडीशन में पहले आपके पास एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। सुटेबल टेम्परेचर में आप सिंपल बात कर रहे हैं कि जितना भी आपके पास सन की हीट है, रेडिएशन है, वो सन की हीट एंड रेडिएशन शुड बी सुटेबल। यही सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट इसलिए है ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है और जो आपके एक्सोप्लैनेट्स हैं वो इजीली कोएग्जिस्ट कर सकें, वहां पे लाइफ पॉसिबल रहे। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकें, यहाँ पे सीजन्स हो, यहाँ पे डे नाइट का फिनोमेना हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर की। दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, जो भी आपके पास वाटर है वो फ्रीज या फ्रोजन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में आपको पानी चाहिए ताकि लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। Due to these habitable conditions, we are able to calculate. Due to these habitable conditions, we are able to calculate. Due to these habitable conditions, we are able to calculate Goldilocks zones इसको कोट अनकोट करना है। We are able to calculate Goldilocks zones, which means
which means scientific study or observation of star or exoplanet. Scientific study or observation of star or planet to find out life, to find out the existence of life, तो जो गोल्डलॉक जोन का सिंपल मीनिंग है कि ऐसी जगह, ऐसा मतलब प्लेनेट में या किसी स्टार में आपने पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। इसको उठा के और नेक्स्ट आपके पास है बनाना है नहीं बना पढ़ लेंगे आप खुद से। हाँ जी मुझे पढ़ना पक्की कर ले पक्की बात है। पक्की कर ले चलो। So universe का हो गया खत्म पार्ट। नहीं यार मुझे नहीं है यकीन। सर पढ़ना है। नहीं सर करवा दो। अरे मैं पता इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दो। कीवर्ड्स पहला है आपके पास सोलर सिस्टम, इसको लिखिए आप डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस between sun and earth is measured in astronomical unit. Is measured in astronomical unit. Distance between sun and earth is measured in astronomical units. ये लिखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर it is the area where effect of sun is present. It is the area where the effects of sun is present. वैसा एरिया जहाँ पे सूर्य का प्रभाव पड़ा रहता है उसको आप हेमिस्फीयर कहेंगे। It is the area where the effect of the sun is present. दूसरा है हीलियोस्फीयर, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है हेमिस्फीयर में। हीलियोस्फीयर it is the area where sun is negligible. Negligible का मतलब क्या है? ना के बराबर। Negligible सही है गलत है? सही है। NNGLIGIBLE yes negligible मतलब ना मात्र है। डिस्टेंस के आप कितना हो यहाँ पे लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब दूरी जो है सन से अर्थ की यहाँ पे 100 एस्ट्रोनॉमिकल है, मतलब बहुत दूर है ये। नेक्स्ट लिखिए टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग
terminating shock. Terminating shock. It is the point where the effect of sun. It is the point where the effect of sun starts. Effect of sun starts diminishing मतलब बिल्कुल अंत होता जाता है सूर्य का जो प्रभाव है diminishing and end of hemisphere begin and end of hemisphere begin. So it is the it has a bracket लिखिए transition area between hemisphere and heliosphere. Diagram लिखिए transition area between hemisphere and बदलाव देखे जा रहे हैं. आवाज क्लियर नहीं आ रही. अलग देखो अलग देखो दी लाइट ब्लिंक जी कर रही है इंदी सही है. थोड़ा नेट का भी इशू रहता है कुछ को तो सही आ रही है आवाज. एक्चुअल में ना क्लासेस शुड बी ऑफलाइन टोटली उस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए और जब पूरा सिलेबस हो जाए तब दी जानी चाहिए. जैसे बैच खत्म हो गया बैच खत्म होने के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं कि आप रिवाइज कर पाए. तो जैसे आपका मान लीजिए पीसीएस का बैच खत्म हुआ उसके बाद सारी आपको एक्सेस दे देनी चाहिए जितने भी लेक्चर हुए अभी तक. दूसरी बात चलती क्लास के बीच में जो टेक्निकल एरर है ये टाइम भी वेस्ट करता है. तो वहां पे कार्ड में सेव हो रहा है क्लास चल रही स्मूथली. जो इसने क्लास लगानी भी होगी बाद में रिकॉर्डेड भी देखनी होगी उसको ये बेनिफिट है कि बार बार ये जो बीच में चलता रहता है ऑफ हो गया लाइट चली गई ये सब क्योंकि आप एडिट कर सकते हो ना जहां पे लास्ट लाइट गई थी और जहां पे लास्ट लाइट आई कंबाइन कर दो उसको मर्ज कर दो तो फायदा है. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में यही दिक्कत है. क्यों जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कह रहा है क्लियर कोई कह रहा है नॉट ऑडिबल चल रहा है उसमें. अब तो सही है. हेलो इसको बाहर निकाल देते हैं ऐसे. तो हीलियोस्फीयर हेमिस्फीयर एंड टर्मिनेटिंग शॉक. नेक्स्ट लिखिए इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर मूवी देखी किसी ने देखिए. सो इंटरस्टेलर स्पेस इट इज द एरिया बियॉन्ड हीलियोस्फीयर. It is the area beyond heliosphere. तो हीलियोस्फीयर के बियॉन्ड उससे भी कहीं ज्यादा आगे जाके जो एरिया इसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस. लिखो लिखो ये भी लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ओल्ड क्लाउड्स या ओल्ड क्लाउड्स भी कहते हैं इसको. OORD ओल्ड क्लाउड्स. यूनिवर्स बहुत अथाह गहरा क्या कहते हैं अथाह नहीं क्या कुछ शब्द यूज करते हैं हिंदी में. अथाह गहरा समुद्र है कहते खत्म ही नहीं होता है ना मतलब बेअंत है ना जिसको आप देख ही सकते अंत ही नहीं होगा इसका. तो ओल्ड क्लाउड्स इसमें लिखिए फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5,000
5,000 astronomical unit to from a distance of 5,000 astronomical unit to 1 lakh astronomical unit, 1 lakh astronomical unit from a distance of 5,000 astronomical unit to 1 lakh astronomical unit. We find a ice crystal. We find a ice crystal or ice crystal or frozen crystal creating a cloud type shield beyond heliosphere. Cloud type shield beyond heliosphere is known as क्या नाम है? Oort clouds. OORD, Oort clouds. तो इसको Oort cloud कहते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 5,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 1 लाख तक है, और ये आइस क्रिस्टल बनाते हैं या फिर फ्रोजन क्रिस्टल्स का क्लाउड बनता है हीलियोस्फीयर के आगे। नेक्स्ट है क्यूपर बेल्ट। ये कीवर्ड कभी भी आए तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको यूनिवर्स से छुट्टी हो जाएगी, क्लास से तो लेट होगी। क्यूपर बेल्ट, इसमें लिखिए बियॉन्ड नेपच्यून वी हैव द बेल्ट ऑफ बियॉन्ड नेपच्यून we have the belt of we have the belt of clouds, which is known as Kuiper belt, and objects present here are known as Kuiper belt objects, and the objects present here are known as Kuiper belt objects. सन क्या है? सन के अराउंड क्या है? सन के अराउंड देर आर 2700 या 27 लिखा है मैंने, 2700 स्ट्रिंग्स ऑफ सिंपल सा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो सन के बिल्कुल बगल में कौन सा है प्लेनेट? मरकरी, वीनस, कौन सा है? अरे कलर चेंज हो जाओ।
मरकरी के बाद क्या है? मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, एक मिनट, सर ब्लू कलर देखा नहीं है? येलो जो है दैट इज वीनस, VENUS। नहीं, उस पर देखिएगा प्रॉपर, जूम करके देख लेंगे वो। वीनस के बाद में अर्थ, फिर मार्स। तो अर्थ के लिए ब्लू कर देते हैं, ब्लू प्लेनेट है। मार्स ले जाते हैं। सो यहाँ पे अर्थ, जैसे आप बताते जाएंगे वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे को क्या चाहिए? मार्स। नहीं, प्राइड तो हो गया, दूसरे वाला ठीक है, ऑरेंज सा कलर मुझे नहीं पता, ये सैफरन है लगभग, ये सैफरन होगा, ऑरेंज तो ये है। सीख गया हूं मैं भाई, शादी के बाद आप सब कलर सीख जाते हैं। अर्थ के बाद क्या है? मार्स। शेड्स पता है कितने खतरनाक होते हैं, शेड्स सीखना बहुत मुश्किल है। और बताइए, मार्स के बाद में आएगी बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। मक्की गल है। एक चीज लिखना भूल गए हैं, ब्लैक में लिख लेते हैं यहाँ पे। अरे चल भाई, जो आपका मरकरी है ना, उसके सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेल्सियस आएगा, आई थिंक शुड बी लाइक दिस, 2700 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में आएगा या फिर केल्विन में आएगा? एक मिनट, गूगल बाबा से पूछते हैं, क्योंकि मैंने इस पर 2700 ही लिखा है बस। टेम्परेचर ऑन मरकरी, केल्विन में आएगा ये, केल्विन तक। 3 स्केल होते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट कहाँ यूज करते हैं? सही है अभी। और केल्विन जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है ना, जब आप केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। और सेल्सियस रेयरली यूज किया जाता है, बहुत रेयर, ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं। तो मार्स के बाद आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट, एंड देन नेक्स्ट कौन सा है आपका? जुपिटर, सैटर्न एंड कलर जुपिटर, अच्छा मुझे ये बताओ, पर्पल और ये लेवेंडर में क्या फर्क है भाई? मुझे दोनों सेम लगते हैं। जो लेवेंडर थोड़ा और डार्क होता है, लाइट होता है, और ये डार्क होता है। पर्पल जामुनी हो गई, बैंगनी कलर है। अच्छा, लेवेंडर क्यों है? टिक्का जामुनी। टिक्का जामुनी, कलर तो क्या होता नाम लेवेंडर और फ्लावर तो हाँ वो तो है, बट मुझे कलर सेम लगते हैं। कई बार मुझे कहते हैं, सुनने को भी मिल गया घर पे, कलर ब्लाइंड हो क्या? मैं क्या, हमें सिर्फ इतना पता है, एक होता है ब्लैक, रेड एंड ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। उसके बाद तुमने जो घोल मचोल की है वो आप जानो, है ना। मेरे लिए रेड ही पिंक है, पिंक ही रेड है ना। फिर एक कौन सा याद था कलर? मस्टर्ड तो पता है मैनू। ओ भाई, ये तो चमकता बहुत है ना, जो येलोइश होता है, बहुत चमकता है। सिंथेटिक टी शर्ट डालते हैं कई, और रेडियम वाले जिन्हें सड़क पे काम करते हो
करण जौहर पाई करता सी। हाँ करण जौहर, बड़े लोग डालते हैं उसको, वैसे स्पोर्ट्स में भी पहना जाता है, स्पोर्ट्स में जैसे आपकी जो फुटबॉल वालों की जो सॉक्स होती है, उसी लिए। सही है भाई, दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, हम जुपिटर पढ़ाते रह गए। नेक्स्ट है सैटर्न, कोई भी यूज कर लो, अब तो जिंदगी सेम ही है। अब देखिए दिस इज नियॉन ग्रीन, थोड़ा सा सैटर्न। नेक्स्ट इज सैटर्न, हाँ जुपिटर और मार्स के बीच में आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट, इधर पे। एस्टेरॉइड, और क्या रह गया लास्ट में? यूरेनस लास्ट में लगे। अब मेरा एक गोला बन नहीं पाएगा और अब क्या आएगा इसके बाद? लास्ट क्या है आपके पास? कुछ भी कलर उठा लेंगे अब हम। लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ नेपच्यून, और उसके बाद की मैंने आपको बता दी है। अब इन तक तो सबका ये जितने भी है ना आपने अभी लिखे हैं, इन सब के ऊपर क्या है, ये हेमिस्फेयर के पार्ट हैं। इसके बाद फिर आपका चल पड़ेगा ट्रांजिशन, तो मैंने वो आपको पहले लिखवा दिया। अभी इतना इनफ है इसके लिए। अभी हम पृथ्वी का करते हैं विकास। नेपच्यून आएगा ना एंड में, लास्ट में। डायग्राम एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन कैसे हो जाएगा अर्थ का? पहले तो पृथ्वी को बनाते हैं। अभी आ जाते हैं हम वही पुरानी स्टोरी के ऊपर। तो अब लिखिए एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हाँ जी, की कह रहे हो? बिग बैंग सीधा। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो क्या, एक पार्टिकल। वो पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ, होते गया, और उसी के कारण सारी की सारी सृष्टि बनी। तो अब लिखिए इसके बारे में, स्टोरी है पूरी, एंड देन लाइफ लेके आएंगे अर्थ के ऊपर। फिर आपकी अर्थ का जो भी है मेथड वो चलेगा। इसमें अब लिखिए बिफोर बिग बैंग देयर वाज नथिंग। आप ये यूनिवर्स वाला पार्ट खत्म करो, फिर मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कल से फिर हम करेंगे। फिर सीधा थ्योरीज फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सो बिफोर बिग बैंग देयर वाज नथिंग। बिग बैंग को महाविस्फोट कहते हैं। बिफोर बिग बैंग बिफोर बिग बैंग देयर वाज नथिंग। तो ये कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले था ही नहीं कुछ, है ना। When Big Bang occurred, a small sized particle, when Big Bang occurred,
a small sized particle which exploded and kept on expanding तो ये एक्सपैंड करता गया, फैलता गया, kept on expanding, and it gave rise to different solar system and galaxies, and it gave rise to different solar system and galaxies. Different solar system and galaxies. Full stop. आगे लिखिए, our solar system is one of the part of this. Our solar system is also one of the part of such galaxies that is known as Milky Way galaxy. That is known as Milky Way galaxy. So our solar system is also the part of such galaxies that is known as Milky Way galaxy. तो कह रहे जब बिग बैंग हुआ तो उसके पहले कुछ नहीं था, जैसे बिग बैंग हुआ एक स्मॉल साइज का पार्टिकल जो था वो टूटता गया, और इतना ज्यादा टूटता गया कि उससे डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम बने। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी टाइप की गैलेक्सीज का एक पार्ट है, जिसमें से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से अब आकाशगंगा कहते हैं। फुल स्टॉप। There are approximately 10 raised to power 38 galaxies in the universe. Pani. There are approximately 10 raised to power 38 galaxies in the universe. Which are still unknown. Full stop. Paragraph change. Thank you. करें कि ऐसी ही गैलेक्सी से हमारी पृथ्वी बनी है, और ऐसी लगभग 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर 10 की जो भी है पावर 38, तो ऐसी गैलेक्सीज अवेलेबल हैं, बट उनका अभी तक पता ही नहीं है। कंटिन्यू बोल ही जाता हूं ना, मैं तंग कर दिया तुम लोगों को भी। नेक्स्ट, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। Our earth is a part of this galaxy. Our earth is a part of this galaxy which is
rotating and revolving, which is rotating and revolving. Our Earth is a part of this galaxy, which is rotating and revolving, which is rotating and revolving with great speed, with great speed, with great speed. Due to this particle on the, due to this particle inside or outside of the earth, due to this particle inside, due to this particle inside or outside, inside or outside the earth, are also inside or outside the earth, are also moving in different direction, in different directions with different speeds, moving in different directions with different speeds. Full stop. Full stop. When the earth was originated, when the earth was originated, there was no life. When the earth was originated, when the earth was originated, earth was originated, there was, ठीक है चेयर, बैठ सकते हैं, टूटेगी तो नहीं है? अरे अरे, हाँ, okay. When the earth was originated, there was no life present on the earth. There was no life present on the earth. No life present on the earth. It was just a ball of BALL. It was just a ball of rotating fire. Ball of rotating fire. Full stop. Due to the rotation and revolution, due to the rotation and revolution, Earth started cooling. Due to the rotation and revolution, Earth started cooling. Earth started cooling. Cooling. And when anything cools, and when anything cools, COOLS, anything cools, there is differentiation of densities. There is differentiation of densities. Differentiation of densities. Full stop. The material having maximum density, there is differentiation of densities. Full stop. The material having maximum density, the material having maximum density will go down. The material having maximum density will go down and settle first. The material will go down and settle first, rather than materials settle down first, rather than materials having intermediate 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 or least density. Intermediate or least density. The material having
minimum density, the material having minimum density will remain at the top. The material having minimum density will remain at the top. Will remain at the top. Full stop. Full stop. Paragraph change. This cooling process was so fast. This cooling process was so fast that the earth did not cool. This cooling process was so fast that the inner part of the earth, as लिखिए, the inner part of the earth did not cool. The inner part of the earth did not cool. The inner part of the earth did not cool to much extent. To much extent. E-X-T-E-N-T. E-X-T-E-N-T. Much extent. And sometimes this trapped heat, and sometimes this trapped, T-R-A-P-P-E-D, this trapped heat is thrown out. This trapped heat is thrown out in the form of, this trapped heat is thrown out in the form of volcano. This trapped heat is thrown out in the form of volcanoes on the surface of the earth, on the surface of the earth or ocean, on the surface of the earth or ocean, on the surface of the earth or oceans. ठीक है, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो ये दिस वाज जस्ट अ वॉल ऑफ फायर. वॉल ऑफ फायर होने का मतलब क्या है कि देयर वाज प्रेजेंस ऑफ 22% कार्बन डाइऑक्साइड एट दैट टाइम जब अर्थ बनी. अब ये अर्थ जो थी ये वॉल ऑफ फायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा, हर एक चीज मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हीट में अवेलेबल है यहाँ पे. अब ये अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है एंड रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि जो आर स्टार है, हमारा जो स्टार है वो इस एक्सोप्लैनेट अर्थ को घुमा रहा है. और जब भी कोई चीज घूमती है देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटीज. वही लिखा आपने कि हर एक मटेरियल जो है उसकी डेंसिटी अलग है. फॉर एग्जांपल एक आप ले लीजिए परख नली, जिसे कहते हैं आप टेस्ट ट्यूब, या फिर आप ले लीजिए एक बीकर ना. बीकर में डाल दीजिए पानी, उस पानी में आप नमक भी डाल दीजिए, उसमें आप छोटे छोटे कंकड़ डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए. अब जो मटेरियल घुल जाएगा वो सेटल डाउन हो जाएगा. जो ज्यादा हैवी होगा वो नीचे सेटल डाउन होगा, जो उससे कम होगा सबसे हैवी चीज नीचे जाएगी. डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज चीजें ऊपर ऊपर आती रहेगी. सबसे लेस डेंसिटी का जो वो ऊपर तरेगा, है ना. जैसे कि आपने रुई डाल दी उसमें, तो रुई की डेंसिटी बहुत कम है और रुई ऊपर ही तैरती रहेगी. डिपेंड करता है, अगर रुई पानी के साथ मिक्स होकर डूब जा रही है तो मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि वो रुई जो है उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया. बट अगर आप कोई ऐसी चीज डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वुड चिप्स हैं, लकड़ी के जो बुरादा होता है वो डाल दिया, तो पहले ऊपर तैरता रहेगा, पर डिपेंडिंग अपॉन जितना पानी इसने डिसॉल्व कर लिया अपने में उतना ज्यादा डाउन चलता रहेगा, पर फिर भी वो ऊपर रहेगा. पत्थर सबसे नीचे जाएंगे, या जो हैवी मटेरियल होगा वो नीचे जाएगा. तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी हुआ. अब ये अर्थ ठंडी होती गई, ठंड होते 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 यहाँ पे जो बहुत हैवी मटेरियल था वो कोर में चला गया, अर्थ की कोर में. जो उससे कम था वो मेंटल में चला गया. ये 3 लेयर्स हैं आपकी, और सबसे जो लाइटेस्ट मटेरियल था वो कोर, वो सबसे ऊपर रहा. क्रस्ट यहाँ पे क्रस्ट आपके पास जो है वो सबसे टॉप पे रहा, मतलब दैट इज सेडिमेंट्री लेयर. अब ये कह रहे हैं कि कुछ एक मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो रही थी कि कुछ एक मटेरियल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका, मुझे बताइए. आपका जो वोल्केनिक मटेरियल है वो कहाँ पाया जाता है? क्रस्ट मेटल बाउंड्री को क्या कहते हैं? मोहोमोरिक या गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी.
मैं यहाँ तुक्का लगा दिया। कहाँ पाया जाएगा आपका एस्थेनोस्फेयर? कहाँ पे है? मेंटल से थोड़ा ऊपर, कोर से थोड़ा नीचे, नहीं, या क्रस्ट मेंटल बाउंड्री पे पाया जाएगा। क्रस्ट मेटल बाउंड्री में देयर वुड बी एस्थेनोस्फेयर, जहां पे जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। जेली लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सेमी सॉलिड फॉर्म में है ये, सॉरी सेमी लिक्विड फॉर्म में। सेमी लिक्विड का मतलब प्रॉपरली लिक्विड भी नहीं है ना सॉलिड है ये मटेरियल कई बार पृथ्वी की सतह से बाहर आने की कोशिश करता है। जब बाहर आता धमाका करता है उसी को कहते हैं वोल्केनो। अगर ये समंदर के नीचे होगा तो मिड ओशनिक रिज बना देगा, अगर लैंड के ऊपर होगा तो ये वोल्केनिक माउंटेन बना देगा। मल्टीपल टाइप के आपके वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। अब वोल्केनिक माउंटेन सॉरी वोल्केनो की इंटेंसिटी भी अलग होती है, कुछ एक साइलेंट प्रकार के हैं, कुछ एक किलर है ना। तो कुछ एक इसमें इरप्शन करते हैं, कुछ एक वायलेंट कुछ एक वायलेंट है, कुछ एक साइलेंट है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा एक्टिव है। कुछ एक वायलेंट टाइप के हैं, हिंसक ज्वालामुखी गतिविधियां करते हैं, कुछ एक साइलेंट है जो कि बिल्कुल शांत रहते हैं, जिसे ब्रीदर ज्वालामुखी कहा जाता है। बहुत धीरे धीरे से मटेरियल निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी प्रोसेस है। यहाँ पे क्रस्ट मेंटल एंड कोर तीन चीजें बनी है, इन्हीं के बीच में से एक एक्टिविटी जिसको आप वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में 200 किलोमीटर बिलो द अर्थ यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। हाँ जी पूछिए, आपका जो डाउट है इसमें टेक्स्ट कर दो। ठीक है, ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? दसो नहीं पता लगा ये क्रस्ट मेंटल से कोर और एस्थेनोस्फेयर भी चाहिए सब कुछ तुसी दिखाया हुआ है तो जेली लाइक सेमी लिक्विड। हाँ एस्थेनोस्फेयर में ही है मटेरियल, यहाँ पे ही ट्रैप्ड है ये। मतलब ज्यादा डाउन भी नहीं गया है ना ज्यादा ऊपर है, 200 किलोमीटर पे है जहां बैठे हैं, वहां से लेके 200 किलोमीटर। मतलब अगर ये सबसे अपर लेयर है आपके अर्थ की, मतलब जहां पे आपकी सॉइल है, जहां पे आप लैंड के ऊपर घूमते हैं, उससे ये 200 किलोमीटर के नीचे पाए जाते हैं, वहां पे आपका एस्थेनोस्फेयर है। क्रस्ट मेटल कोर का सिंपल मीनिंग समझिए, जहां पे अभी आप हैं ना बैठे हुए, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इससे और नीचे जाएंगे तो मेंटल आएगा, उससे और नीचे जाएंगे तो कोर आएगा। और कोर जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र बिंदु है, सबसे सेंटर बिंदु है। नेक्स्ट, अब लिखिए क्या लिखा था आपने लास्ट लाइन? वोल्केनोस। आगे लिखिए, इसी में कंटिन्यू कर लो, इसी में ही। मैं दूसरा पैराग्राफ आपके बाद में लिखाता हूं। अब लिखिए, when the earth started cooling, it was divided into three parts. When the earth started cooling, it was divided into three parts. आपका थोड़ा डाउट कंफ्यूजन वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि मिल्की वे गैलेक्सी घूम रही है, मैंने कहा अर्थ घूम रही है। और मिल्की वे गैलेक्सी इज नॉट रिवॉल्विंग, ओनली अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। मैंने गैलेक्सी लिखवाया आपको कि गैलेक्सी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। गैलेक्सी लिखा आपने? मैंने लिखाया है तो आपको एज अर्थ उस गैलेक्सी का पार्ट है हाँ, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी और दिस गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। तभी मैं क्या गैलेक्सी घुमा दी मैंने आज, ऐसा नहीं हो सकता। आगे लिखिए, when the earth started cooling it was divided into three parts, that is crust, mantle and core। यहां पे था that is crust, mantle and core, crust, mantle and core, full stop।
During the formation of the earth, there were large, during the formation of the earth, there were large depressions, मतलब खड्डे, there were large depressions, and due to centuries of rainfall, these depressions were filled by, due to centuries of rainfall, these depressions were filled by water, leading to the formation of oceans. ये सिंपल कह रहे हैं कि जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के ऊपर कुछ एक बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस थे, और ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल्स, को बहुत दशकों तक यहाँ पे रेनफॉल होता रहा, और यही रेनफॉल एंड में चलकर इन सभी खड्डों को पानी से भर देता है और ये इनको ओशन बना देता है, राइट। यहां तक अर्थ के बारे में, ओशन के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। Evolution of life on the earth. Evolution of life on the earth. पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति या शुरुआत। अब लिखिए our earth formed around 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago. Our Earth was formed, Earth formed 4.5 billion years ago. It was having only hydrogen, helium, nitrogen. It was having only hydrogen, helium, nitrogen. Hydrogen, helium, nitrogen. और लिखा है कुछ मैंने? Hydrogen, helium, nitrogen. It was having only hydrogen, helium, nitrogen at that time, but the percentage of carbon dioxide, percentage of CO2 या फिर carbon dioxide was 21 to 22%. But the percentage of carbon dioxide was 21 to 22%. Life originated on the earth. एक मिनट रुको, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है इसका। देखिए इसको, लाइफ ओरिजिनेटेड on the water body,
Life originated on the water body as an anaerobic respiration. Life originated on the water body life originated on the water body आगे लिखा था आपने as an anaerobic respiration. Holy. Life originated on the water body as an anaerobic respiration. Full stop. Over the period of time, this anaerobic bacteria, increased and some part of this anaerobic bacteria came on the surface of earth, converted into cyanobacteria, which is blue green algae, This blue green algae started doing the process of photosynthesis. This blue green algae started doing the process of photosynthesis, due to which percentage of CO2 present on the earth, percentage of CO2 present on the earth started reducing, and subsequently oxygen percentage increased, which led to larger form of life, on the earth, स्टोरी देखिए क्या बना रखी है ना, कहते बहुत बड़ी पृथ्वी है, गर्म थी, घूमने लगी, ठंडी हुई, ठंडे होने से क्रस्ट मेटल कोर कुछ एक ट्रैप हो गई, वोल्केनो का भी रीजन दे दिया, फिर कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो ओशन से स्टार्ट हुई, है ना। ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, या पृथ्वी में जो मनुष्य को बनाया वो ब्रह्मा ने बनाया, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग है, एडम एंड ईव, बहुत कुछ है। सो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था, धीरे धीरे ओशन से एक एनारोबिक बैक्टीरिया, समुद्र से एक कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, या यहाँ पे जीवन की शुरुआत की। तो वैसे ये कह रहे हैं कि समुद्र में से एक ऐसा कोई वेजिटेशन निकला, वही कमल का फूल,
है ना। उस एनारोबिक बैक्टीरिया ने धीरे धीरे समंदर से बाहर आके धीरे धीरे कुछ पार्ट जो है वो लैंड के ऊपर भी आ गया। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। एल्गी आपको पता बहुत फास्ट ग्रो करती है। धीरे धीरे ये एल्गी ग्रो करना शुरू किया तो एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। आपके पास लाइट भी है, पानी भी है और एल्गी भी आ गई। अब एल्गी बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन को सिंक करती जाएगी और ग्रोथ करेगी। एल्गी से फिर ये, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो एनवायरमेंट इकोलॉजी याद करी है, जहां में आपको बताया था कि देयर आर पायनियर स्पीसीज, सेरल स्पीसीज एंड देन क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। तो पहले आपके पास पायनियर कम्युनिटी आई। पायनियर मतलब यही फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे आपके जैसे मोस, लाइकन्स वगैरह मैंने आपको बताया, तो वैसे ही एल्गी। फिर एल्गी से थोड़े थोड़े ग्रासेस आई, ग्रासेस से फिर बुशेस, बुशेस से फिर स्मॉल प्लांट्स, प्लांट्स के बाद फिर ट्रीज। तो इन्होंने प्रॉपर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डेवलप कर दिया। अब जितने ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ता गया, फोटोसिंथेसिस होती गई, ऑक्सीजन बढ़ती गई। अब इसी के बाद कहीं ना कहीं एनिमल्स की भी ग्रोथ होना शुरू होगी। मतलब ऐसा उन्होंने अपना थ्योरी दिया है। अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज अब कम होती गई, तो इसके बाद ऐसा नहीं कि सीधे ही आप इंसान बन गए, लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे कि डायनासोर्स, ये सब, उसकी कहानियां आएंगी अब, है ना। तो आप लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, देयर वर सम एनिमल्स which can live both in land as well as sea. There were some animals which can live both in land and sea, known as amphibians. There were some animals which can live both in land as well as sea. Land and sea, known as amphibians. Full stop. Later amphibians मतलब मछली से शुरुआत हुई है ना। और कुछ एक ऐसे प्राणी जो कि लैंड और सी दोनों में रह सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि लेटर ऑन biggest form of life came on the earth. Biggest form of life, marine vertebrates. मैं आपको करवाऊंगा ये जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल करेंगे। उसके बाद क्या लिखने लगे थे आप अभी? लेटर ऑन biggest form of life started appearing. Biggest form of life started appearing on the planet Earth. Started appearing on the planet Earth, known as dinosaurs. Started appearing On the planet Earth, known as dinosaurs. Full stop. उसके बाद लिखिए, ultimately due to numerous climatic changes. Ultimately due to numerous climatic changes. Ultimately due to numerous climatic changes and continuous volcanic activities. Numerous climatic changes and continuous volcanic activities. Volcanic activities. Dinosaurs and its species extincted from earth. मतलब पृथ्वी से विलुप्त हो गए। सारा सार मैंने लिखाई देना है आपको, है ना। लास्ट लाइंस बची हैं अभी। खत्म कर दिया डायनासोर्स को भी। अब फुल स्टॉप लगाइए, वापस आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन द रीसेंट पीरियड देयर वाज वन कोल्ड पीरियड। इन द रीसेंट पीरियड देयर वाज वन कोल्ड पीरियड।
इन द रीसेंट पीरियड, मतलब हाल ही के कुछ समय पहले, इन द रीसेंट पीरियड देयर वाज अ कोल्ड पीरियड। कौन सा पीरियड है ये, नाम क्या है इस पीरियड का? कोल्ड पीरियड कौन सा है ये? अरे बाकियों ने पढ़ी है पहले, मुझे पता है ज्योग्राफी। कौन सा पीरियड होगा ये? कोल्ड पीरियड रिसेंटली। प्लिस्टोसीन आइस एज, प्लिस्टोसीन आइस एज, प्लिस्टोसीन आइस एज। Because in this period, most of the parts of the earth, because in this period, most of the parts of the earth were under ice caps and glaciers. Most of the parts of the earth were under ice caps and glaciers. Ice caps and glaciers. Ice caps and glaciers. Full stop. After this ice age, continent started. After this ice age, continents started coming towards each other. After this ice age, continents started coming towards each other. And drifted away. आप कहां पहुंच रहे हैं इससे? आपको मैं लेके जा रहा हूं ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की तरफ। And drifted away, DRIFTED, continental drifted away, full stop. After this mass flooding occurred. अब कोयला भी बना देंगे हम। After this mass flooding occurred. मतलब बहुत विशाल का है, यहां पे बाढ़ आई। मास फ्लडिंग अकर्ड, ये 5th मास एक्सटिंक्शन थी जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा था सुबह सुबह। सो मास फ्लडिंग अकर्ड and gave rise to the formation of coal and fossil fuels. After that, in much later period, टर्शरी तक लेके आना है आपको मैंने, मतलब बहुत रीसेंट। टर्शरी के बाद अभी चल रहा है 4th क्वार्टररी पीरियड हमारा है जिसमें हम अभी जीवित हैं। आफ्टर दैट, इन मच लेटर पीरियड नोन एज टर्शरी पीरियड। आफ्टर दैट, इन मच लेटर पीरियड दैट इज नोन एज टर्शरी पीरियड। Formation of Himalayas occurred. Formation of Himalayas occurred. अब लास्ट लिखिए एंथ्रोपोसिन। टाइम क्या हुआ? 4:23। लास्ट लिखिए एंथ्रोपोसिन। सिंपल समझिए ना, देयर आर 3 स्टेजेस। एक है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टररी। 4थी स्टेज पे हैं हम अभी। जितना भी जो काल चल रहे हैं, जो भी आपके युग चल रहे हैं एक टाइप से, है ना, तो 4था युग है कलयुग, है ना। बाकी कल करा नहीं, कलयुग चल रहा है अभी ऐसे। सिंपल समझिए,
इयोन्स, इरा, पीरियड्स, है ना, ये सब हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। बट दिस इज द फोर्थ युग। आपकी साइंस और माइथोलॉजी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो चौथा युग है ये। इसमें से आप सिंपल देखेंगे तो दिस इज द क्वार्टरनरी पीरियड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो चुका, दिस इज द क्वार्टरनरी, जिसे आप कहते हैं होलोसीन था इससे पहले। और सिंपल आप समझिए कि दिस इज द क्वार्टरनरी पीरियड, एंथ्रोपोसेनिक। तो इसमें आप सिंपल एक बात लिखिए, और कहीं ना कहीं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। तो लिखिए नेक्स्ट इज एंथ्रोपोसिन। एक बार एक इंस्टीट्यूट में 50 बच्चे आ गए कि आपने को ऑप्शनल पढ़ना है। मैं उनको पहली क्लास में सिलेबस बताया, मैंने बोल दिया कि विद इन 3 days 5 बचोगे तुम, 5, 50 नहीं बचोगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए है पेशेंस। ज्योग्राफी के लिए पहली बात तो समझना पड़ेगा, दूसरा फिर डायग्राम, हर जगह डायग्राम, और तीसरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बोरिंग भी लगती है जब तक आप इंटरेस्ट ना लें। और सच में वैसा हुआ। हमारे पास बाद में बस 50 में से 7 या 8 स्टूडेंट बचे, बाकी सब कहते हैं आपका चेंज कर देना है, क्योंकि थ्योरीज इतनी है, इतना लंबा चौड़ा है ना, ये नॉट पॉसिबल कि हर कोई कर पाए। पर इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। एंथ्रोपोसिन, इसमें लिखिए इट इज द लास्ट 2000 years, इट इज द लास्ट 2000 years, last 2000 years last 2000 years in which humans have human beings have transformed the earth due to deforestation, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबके साथ कॉमा लगाते जाएंगे। पहला डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, वनों का घटाव, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कॉमा, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट चेंज ऑफ लैंड यूज पैटर्न, and burning of fossil fuels, which led to global warming and climate change, तो ये है एंथ्रोपोसिन। से कहते हैं ह्यूमंस के द्वारा जो हमने बदलाव किए हैं अपने हिसाब से मौसम में, कि ज्यादा पेड़ नहीं चाहिए काट दो, ज्यादा ग्रीनरी चाहिए निकाल दो, ज्यादा पक्षी नहीं चाहिए गायब कर दो। सो दिस इज एंथ्रोपोसिन। तो हम बाकी सारी चीजें देखेंगे लेटर ऑन, तब तक के लिए आप ब्रेक लीजिए, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। खत्म कर देते हैं, अब आप परेशान हो गए, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लीजिए। हाँ टाइम पीरियड्स हैं, इसको हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तब आपको ज्यादा समझ में पड़ेगा। क्वार्टरनरी में ही आता है आपका, ये क्वार्टरनरी पीरियड में ही आता है एंथ्रोपोसिन। इसके बाद थ्योरियां स्टार्ट होगी, है ना, अभी नहीं, बाद में।
अब इसमें आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, तो यहाँ पे पृथ्वी का पूरा इतिहास है कि पहला चरण कौन सा था पृथ्वी का, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, और इन तीनों चरणों में, चारों चरणों में क्या क्या चीजें बनी। कोई ना, ब्रेक ले लो अभी, ब्रेक। कल ब्रेक इन द सेंस छुट्टी है ना, उसका मतलब होता है छुट्टी, चल गया ये। एक के लिए